हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन पॉइंट 45 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिहार शिक्षक 2024 परीक्षा जो 19 जुलाई को होने वाला है, जिनका भी आपको मेथड पेपर दोस्तों भूगोल और राजनीति विज्ञान है, वे हमारे चैनल पर जुड़े रहें और इसका प्रैक्टिस कीजिए ताकि इसके से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। जो कि क्योंकि आपको ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, ये 26/8/2023 को ये पूछा गया था, जो कि कक्षा और 11 और 12 के लिए होने वाला है। तो इस पर बने रहे चैनल पे दोस्तों। और चलिए सीधे चलते प्रश्न को जाने से पहले एक अनुरोध है कि जो भी हमारे चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है दोस्तों। प्लेलिस्ट में आपको जितना भी सेट है आप लोग प्रैक्टिस जा करके कीजिए, क्योंकि इससे आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। तो दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पर हम लोग के इसमें से देखिएगा, जितना भी सारा सेट है ये सब मैंने लगा दिया है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, सारा प्रीवियस ईयर का है। देखेंगे यहाँ पर डेट वाइज दिया हुआ है। तो दोस्तों देरी ना करें, जाकर के प्रीवियस ईयर का जितना भी सेट है जाकर आप लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही आपको लड़ता है एग्जामिनेशन में। आपको हर प्रश्न काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण साबित होंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये मैंने इससे पहले आपको लगा दिया था 2 सेट, और आज मैं 13 और 14 सेट लगाने वाला हूँ, जो कि भूगोल और ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस होगा। 26/8 को पूछा गया था, इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से ध्यान देंगे, आपको पार्ट 2 ज्योग्राफी का पहला प्रश्न होगा। और दोस्तों सेट स्टार्ट करने से पहले एक अनुरोध है कि आप पूरा वीडियो देखने के बाद एक ग्रुप में अपने किसी को शेयर ज़रूर करें, ताकि लोगों को भी लाभ हो सके, और एक प्यारा सा कमेंट और लाइक भी करते जाएं। तो देखेंगे आज का पहला प्रश्न है, भूगोल की किस शाखा के संबंध जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण के अध्ययन से संबंधित है। देखिएगा, भूगोल का आपको कौन सा शाखा है का संबंध है, जो कि जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण के अध्ययन से है। मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। एक का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा इनमें से। ठीक है, क्या क्या आपको हो जाएगा देखिएगा, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, ये सब जो है आपको इनमें से एक से अधिक है। ये जो है आपको सभी हो जाएगा, मानव भूगोल हो गया, आर्थिक भूगोल, ये सब एक से अधिक हो जाएगा, जो कि जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखेंगे कि किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है। अवसादी, आग्नेय, रूपांतरित, एक से अधिक या कोई नहीं। 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवसादी चट्टान में जो है कि जीवाश्मों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है 3 नंबर की, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत ये रेडियोधर्मिता का क्षय, भूतापीय ऊर्जा, टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण घर्षण, एक से अधिक या कोई नहीं। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेडियोधर्मिता का क्षय। क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे, क्या होगा। तो यदि कोई मौसम नहीं होगा, एक तरफ पूरा दिन होगा, पृथ्वी का वातावरण गायब हो जाएगा, या एक से अधिक या कोई नहीं। 4 का देखेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, कि एक तरफ पूरा दिन हो जाएगा। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर अगर घूमना बंद कर दे तो एक तरफ पूरा दिन होगा। 4 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे, 5 नंबर की, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को विभाजित किया गया है। तो महाद्वीप और महासागर में, आंतरिक और बाहरी कोर में, बाह्य कोर और क्रस्ट में, एक से अधिक या कोई नहीं। 5 का ऑप्शन नंबर यहाँ से ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत से निर्मित 5 किलोमीटर से 200 किलोमीटर मोटाई तक ठोस परत अर्थात स्थल मंडल के बृहद भाग का प्लेट कहते हैं इसे। ठीक है, वस्तुतः पृथ्वी का स्थलीय दृढ़ भूखंड ही प्लेट कहलाता है। तो इसके में से ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्लोब का कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है। अंटार्कटिका, सवाना, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, एक से अधिक का कोई नहीं। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे कि यांत्रिक अपक्षय में शामिल है, यांत्रिक अपक्षय में क्या शामिल है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखेंगे हम लोग सी है दोस्तों, कि चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे टुकड़ों में टूटना। चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे टुकड़ों में टूटना ही यांत्रिक अपक्षय में शामिल होता है। हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान क्या कहलाता है। लोहेस, एर्ग, रेत की चादर, एक से अधिक या कोई नहीं। 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोहेस का कहलाता है। तो हवा में जो उड़ने वाली जो तलछट होती है या चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान जो होता है वो लोहेस का मैदान कहलाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर के, चिली और पेरू
के तट पर बहने वाली ठंडी धारा क्या कहलाती है? अगुलहास, एल नीनो, हम्बोल्ट, एक से अधिक, कोई नहीं। 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हम्बोल्ट की धारा कहलाती है। चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडा धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा सेट नंबर 13 का। यहाँ पर ध्यान देंगे 26/8/2023 को जो पूछा गया था वही है ये प्रश्न। तो प्रीवियस ईयर जो दोस्तों होता है प्रश्न उसको ज़रूर देखिए। अब एग्जाम का टाइम काफ़ी करीब है, तो प्रीवियस ईयर देख करके ही जाइए, काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है। ठीक है, देखेंगे 10 नंबर प्रश्न कि वलित पर्वतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्यान देंगे कि वलित पर्वतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वे संपीड़न विवर्तनिक बलों के प्रभाव में बनते हैं, या वलित पर्वतों में गहरी घाटियां या पिरामिड नुमा शिखर बनते हैं, या पर्वतीय क्षेत्रों में आग्नेय अवसादी और कैंती चट्टानें पाई जाती हैं। देखेंगे 10 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, इनमें से एक से अधिक सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि जब चट्टानें, वलित पर्वत विश्व के सबसे नवीन पर्वत हैं, यह हो जाएगा आपको एक से अधिक हो जाएगा, इनमें से आंसर 10 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 11 नंबर की, मौसम दशाएं घटित होने वाले वायुमंडल की परत क्या कहलाती है। तो जो मौसम दशाएं जिसमें घटित होती है वो कौन सा मंडल कहलाता है? मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, एक से अधिक का कोई नहीं। 11 का देखेंगे राइट आंसर क्षोभ मंडल हो जाएगा। जितनी भी मौसम से संबंधित घटनाएं घटती हैं, आपको वर्षा, पानी, बिजली, कड़क जो भी होती है, ये आपको ट्रोपोस्फियर, इसको इंग्लिश में भी याद रखेंगे, इंग्लिश में भी पूछ देता है, ट्रोपोस्फियर कहते हैं, क्षोभ मंडल। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न देखेंगे कि उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को क्या कहा जाता है? हार्मट्टन, सिरोको, चिनूक, एक से अधिक का कोई नहीं। 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिरोको कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जलवाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदल जाती है क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन, एक से अधिक है कोई नहीं। 13 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको गैस से द्रव बदलने की परिघटना को संघनन कहते हैं। ठीक है, और फिर वर्षा भी एक प्रकार का संघनन ही है। तो इसमें क्या कह रहा है कि जलवाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ बदल जाती है, सीधे बर्फ में बदल जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? तो ध्यान देंगे इसका आपको राइट आंसर हिमीकरण होना चाहिए। क्या क्या कह रहा है कि देखिएगा, सीधे आपको बर्फ में बदल जाती है तो उसको हिमीकरण कहते हैं। इसमें ऑप्शन मैंने दिया है। 14 का राइट आंसर देखेंगे हम लोग, किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है, किसी जीव का पोषी स्तर। 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला या फूड वेब में इसकी स्थिति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको लैपिस को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? लैपिस को कौन परिभाषित करता है? 15 का देखेंगे, सी हो जाएगा, तेज शिखर, खांचे और लकीरों के साथ एक अनियमित सतह। 16 नंबर प्रश्न है कि प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या है? आदर्श गहराई क्या है प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए? 200 से 300 फीट, 250 से 400 फीट, या 150 से 350 फीट। 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 200 से 300 फीट होता है। संसाधन का क्या अर्थ है? 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा संसाधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास के मैदानों की जलवायु का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शीतोष्ण और आर्द्र, ठंडा और अर्धशुष्क, हल्का और आर्द्र, एक से अधिक या कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा कि शीतोष्ण घास के मैदान से समशीतोष्ण घास के मैदानों के क्षेत्र में स्थिति है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पौधों का फैलाव और प्रवास मुख्य रूप से फूल वाले पौधे कब से शुरू होता है? ठीक है, तो 19 का देखेंगे हम लोग राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, क्रीटेशस काल। ठीक है, पौधे का फैलाव और प्रवास कब से शुरू होता है? क्रीटेशस काल से। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत है? खनिज, वन, सौर ऊर्जा, एक से अधिक कोई नहीं। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, खनिज। क्या हो जाएगा? खनिज। विश्व का कौन सा महाद्वीप चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। 21 का देखेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर देखिएगा ई हो जाएगा, ना यूरोप, ना ऑस्ट्रेलिया, ना दक्षिण अमेरिका, कोई नहीं है। तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपको चीन है। कौन है? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 22 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है?
अमेरिका, रूस, कनाडा, एक से अधिक कोई नहीं। 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूस, जो कि सबसे बड़ा निर्यातक है गेहूं का। नदी मुहाना परितंत्र क्या कहलाता है? मुहाने, लोटिक, लेंटिक, एक से अधिक कोई नहीं। 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोटिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पारिस्थितिक चक्र सीधे सूर्य के प्रकाश से संचालित होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, एक से अधिक कोई नहीं। 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक है। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता है? तो 25 का ऑप्शन नंबर ए आपको राइट हो जाएगा, शारीरिक श्रम से मशीनीकरण में बदलाव। यह है कि औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता है। मानव विकास की अवधारणा को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? एडम स्मिथ, जॉन मेनार्ड किन्स, अमर्त्य सेन, एक से अधिक या कोई नहीं। 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमर्त्य सेन के द्वारा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सतत विकास शब्द की परिभाषा है? सतत विकास शब्द की परिभाषा है। 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को परिभाषित करने का मापदंड क्या है? आबादी का आकार, गतिविधि, आय, एक से अधिक कोई नहीं। 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कि बुंदेलखंड का पठार जो है निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के भागों को आच्छादित करता है? 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को आच्छादित राज्यों के भागों को आच्छादित करता है बुंदेलखंड का पठार। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 30 नंबर देखेंगे कि भारतीय योजना द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु क्षेत्रीयकरण का आधार क्या है? 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्षा, तापमान और फसल क्षेत्र। वर्षा, तापमान और फसल क्षेत्र। तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल क्या है? 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपभोक्ताओं को सेवाओं का प्रावधान। उपभोक्ताओं को सेवाओं का प्रावधान तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल है। 32 नंबर प्रश्न है कि उपजाऊ कृषि भूमि वाले क्षेत्रों में प्रायः किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं? तो 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सघन घरों के साथ गांव। ठीक है, सघन घरों के साथ गांव आपको की तरह आपको बस्तियां पाई जाती है उपजाऊ कृषि भूमि वाले क्षेत्रों में प्रायः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीड़ भाड़ के कारण शहरी बस्तियों में हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? सार्वजनिक सेवाओं पर कम दबाव, जीवन की उन्नत गुणवत्ता या बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन। 33 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि भीड़ भाड़ अर्थात जनसंख्या का संसाधनों के अपेक्षाकृत अधिक होना, जो किसी भी स्थिति में मानव जनजीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, रॉयल बंगाल टाइगर्स भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाए जाते हैं? गिरवन, सुंदरवन, कान्हा टाइगर रिजर्व, एक से अधिक या कोई नहीं। 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुंदरवन। ठीक है, सुंदरवन जो है यहाँ पर आपको रॉयल बंगाल टाइगर्स आपको पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, काराकोरम पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 35 का देखेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर देखेंगे कि डी आपको राइट आंसर हो जा रहा है, इनमें से एक से अधिक है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू गौडविनस्टीन इसकी पर्वत श्रृंखला से संबंधित है, जो कि सही है। यह पश्चिम में पामीर नोट से निकलती है और पूर्व में कैलाश पर्वतमाला तक फैली है। सबसे लंबा ग्लेशियर सियाचिन काराकोरम में स्थित है, ये आपको सही है। तो देखिएगा आपको इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। केटू की ऊंचाई भी जान लेंगे आप लोग, 8611 मीटर आपको होता है इसकी ऊंचाई, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसांख्यिकी संक्रमण के चरण से गुजर रहा है जिसमें कम प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु दर शामिल है? असम, हरियाणा, पंजाब, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक है। तो 36 का देखेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंजाब यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 37 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 28 जुलाई को मनाया जाता है। शहरीकरण पर्यावरण का निम्नीकरण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, इनमें से एक से अधिक। निलंबित कण पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, वायुसर्जन, एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांश तक रहने योग्य है? ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांश तक रहने योग्य है? तो 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 80 डिग्री अक्षांश तक। विश्व में भूमि के कितने भाग पर खेती की जाती है? 28, 23 या 10%? 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपको 10% पर खेती की जाती है विश्व की भूमि पर। काकड़ापाड़ परमाणु ऊर्जा संयंत्र
जिसकी तीसरी इकाई का वाणिज्यिक संचालन दिसंबर 2022 में शुरू हुआ है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तमिलनाडु, गुजरात या महाराष्ट्र? 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपको काकड़पाड़ तो परमाणु संयंत्र का इकाई गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ विषधारी जिसे मई 2022 में बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बॉक्साइट की एक महत्वपूर्ण खदान है? कोरापुट, सुंदरगढ़, खेतरी? तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 43 का ये हो जाएगा। कोरापुट जो है बॉक्साइट की एक महत्वपूर्ण खदान है। भारत में लौह अयस्क खनन के लिए नोआमुंडी और करीबुरू प्रसिद्ध है। वे निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ये आपको देखिएगा लौह अयस्क के खनन के लिए आपको फेमस है नोआमुंडी और किरीबुरू। ये आपको कौन से राज्य में है? 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपको झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 45 नंबर के निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पश्चिमी घाट उत्तर पूर्व की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं? 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। NFSM का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है? NFSM इसका फुल फॉर्म क्या होता है? 46 का हम लोग राइट आंसर देखेंगे, सी हो जाएगा आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन होता है। कौन सी फसल सूखा और अन्य चरम मौसम की स्थिति के प्रति अत्यधिक सहिष्णु है? तो ध्यान देंगे आपको 47 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि किस देश ने 2023 को यूएनओ में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया? 48 का देखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज, क्योंकि भारत सरकार के प्रस्ताव पर यूएन महासभा ने 5 मार्च 2021 को एक संकल्प पारित किया। इस प्रस्ताव में 72 देशों ने समर्थन किया, जिसके आधार पर 5 मार्च 2021 में यूएन महासभा ने 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि उच्चावच जलवायु वनस्पति मिट्टी किसके विभाजन के आधार पर है? 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विशिष्ट क्षेत्र के आधार पर है। अगला प्रश्न देखेंगे, 50 नंबर की शिवालिक की पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ क्षेत्र के अबोर के नाम से जाना जाता है? अबोर के नाम से जाना जाता है शिवालिक की पहाड़ियों को। कौन से राज्य या आपको? यूटी में। ठीक है, स्टेट या यूटी। तो 50 का ऑप्शन नंबर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा। ये आपको 7 सिस्टर का ये राज्य है, आपको पूर्वोत्तर भारत का राज्य कहलाता है। अरुणाचल प्रदेश में आपको शिवालिक की पहाड़ियों को अबोर के नाम से जाना जाता है। इनमें से किसने भूगोल को कालानुक्रमिक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? 51 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखेंगे हम लोग, ए हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 52 नंबर की ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण क्या है? 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। गलनांक कम हो जाने के कारण, मैग्मा की उत्पत्ति, भूमिगत जल के गर्म होने का कारण, गैसों और वाष्प की उत्पत्ति, या प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियाँ। ये आपको जो एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 53 नंबर के काष्ठ स्थलाकृति की विशेषता क्या है? ऊंचे पहाड़ और गहरी घाटियाँ, रेत के टीलों के साथ विशाल विस्तार, भूमिगत गुफाएं और डोलाइन। एक से अधिक है, कोई नहीं। 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमिगत गुफाएं और डोलाइन। अगला प्रश्न 54 नंबर हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित पवन प्रणालियों में से कौन सी दबाव प्रतिरूप में मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित होती है? तो कौन से कारण उत्पन्न होती है? 54 का सी हो जाएगा, मानसून। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानसून। 55 नंबर प्रश्न है कि दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर स्थित निम्न दाब की पेटी कहलाती है क्या? 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी कहलाती है। अगला प्रश्न है आपको 56 नंबर की पर्वतीय वर्षा के कारण होती है आपको, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पर्वतों या पहाड़ियों के द्वारा वायु का ऊपर उठना पर्वतीय वर्षा के कारण होती है। जलीय चक्र निम्नलिखित में से किसे बनाए रखने में मदद करता है? 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। वैश्विक तापमान संतुलन, वायुमंडलीय दबाव संतुलन, महासागर लवणता संतुलन, या आपको इनमें से एक से अधिक हो जाएगा।
58 नंबर प्रश्न है कि पूरे विश्व के महासागर में फैली हुई समुद्र के भीतर पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाएं क्या कहलाती हैं? 58 का आपको ऑप्शन नंबर यहाँ से ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ना खाइयाँ, ना सी माउंट, ना आघात, क्या इनमें से कोई नहीं आपको हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 59 नंबर के, कॉरियोलिस प्रभाव महासागरीय धाराओं को कैसे प्रभावित करता है? तो 59 का राइट आंसर देखिएगा, उनकी गति बढ़ा के उन्हें एक सीधी रेखा में चलने के लिए प्रेरित करके या विक्षोभ और भावर पैदा करके। इनमें से देखिएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। भौतिक विज्ञान में कॉरियोलिस प्रभाव किसी घूर्णी निर्देश तंत्र में किसी गतिशील वस्तु में प्रक्षेपित विक्षेपण है। तो ये फेरेल के नियम के अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। इसको ध्यान में रखेंगे, कॉरियोलिस बन के कारण ये आपको होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न है आपको 60 नंबर, यहाँ से देखिएगा, ये यहाँ से मिट गया है, मिटा हुआ है, ये 60 नंबर प्रश्न है। ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है? 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन को अगर हम जलाएंगे तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि होगा, ओजोन परत का क्षरण भी होगा, वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन भी होगा, एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अंतर्भेदीय आग्नेय शैल रचना है? तो 61 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक है। भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण का प्रतिशत क्या है? 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 24.25%। अगला प्रश्न है, वन क्या है? वन क्या है? 63 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैविक समुदाय। क्या है वन? जैविक समुदाय। किसी प्रजाति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है? जंगल की आग, शिकार, प्राकृतिक आवास का विनाश, एक से अधिक कोई नहीं। 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि प्राकृतिक आवास का विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं कहाँ? ये आपको 65 नंबर प्रश्न है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं कहाँ? तो 65 का ऑप्शन नंबर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा यहाँ से, ज्वार नदूक में। 66 नंबर प्रश्न है कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, अटलांटिक महासागर। निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है? इसमें से पृथ्वी का आंतरिक कोर लोहे और निकेल का बना है, पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है, पृथ्वी के भीतरी भाग में बाहरी भाग की तुलना में अधिक गहराइयाँ हैं, एक से अधिक या कोई नहीं। 67 का राइट आंसर देखिएगा, यहाँ से एक से अधिक आपको होने वाला है, जो कि ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, पृथ्वी के निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विवर्तनिक गति से बनी है? 68 का ऑप्शन नंबर देखिएगा, डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर ज्वालामुखी पर्वत, भ्रंश वलन या खाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 69 नंबर के, पारिस्थितिक आला यानी कि निच क्या संदर्भित करता है? तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका। पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका को संदर्भित करता है पारिस्थितिक आला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा जो वातावरण से परावर्तित होती है। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए, आपको वातावरण को गर्म नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71 नंबर कि किसी सतह के अल्बेडो का अर्थ क्या है? किसी सतह के अल्बेडो का अर्थ क्या है? 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौर विकिरण को परावर्तित करने की उसकी क्षमता। वैश्विक तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि के कारण हो सकता है। 72 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक। गर्मी की लहरों की आवृत्ति एवं तीव्रता में वृद्धि, ध्रुवीय बर्फ की चोटियों और ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्र के स्तर में वृद्धि, यह सभी हो जाएगा आपका एक से अधिक। 73 नंबर प्रश्न देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत और कम दबाव की स्थिति वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? आँख, नेत्री भित्ति, तूफान आवेश, एक से अधिक कोई नहीं। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वो आँख कहलाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत और कम दबाव वाली स्थिति का क्षेत्र आँख कहलाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? मिट्टी की उर्वरता, वन्य जीव, वन या एक से अधिक या कोई नहीं। 74 का ऑप्शन नंबर देखिएगा, डी हो जाएगा, एक से अधिक इनमें से हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य सुलभ संसाधन है? 75 का ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ से राइट हो जाएगा, मिट्टी। अगला प्रश्न है 76 नंबर के, कृषि की दृष्टि से विषुवतीय क्षेत्र का क्या महत्व है? 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें विविध प्रकार की फसलें होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं के उच्च उत्पादन में योगदान देता है? 77 का एक हो जाएगा आपको उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी। विश्व का कौन सा देश 2022 में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था? 78 का आपको एक हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 79 नंबर और 79, अनुकूलतम विकास के लिए किस फसल को उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है? 79 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। कपास, गन्ना, चाय एक से अधिक हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है और इस भूगोल का देखिएगा अंतिम प्रश्न हो जाएगा कि कौन सा देश 2022 में दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक था? अमेरिका, भारत या न्यूजीलैंड? 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत आपको था। तो यहाँ से आपका भूगोल खत्म हो गया दोस्तों, और देखेंगे इसके बाद स्टार्ट होने वाला है पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 में। ठीक है, जिनका आपको पॉलिटिकल साइंस होगा आपको सब्जेक्ट, वो इस पर आपको ध्यान केंद्रित करेंगे, अच्छे से देखेंगे एक एक प्रश्न को अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका पहला प्रश्न पॉलिटिकल साइंस का कि दंड शास्त्र परंपरा से जुड़ी है। दंड शास्त्र परंपरा किससे जुड़ी है? मनु, कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, एक से अधिक या कोई नहीं? ऑप्शन नंबर यहाँ से राइट आपको बी हो जाएगा, कौटिल्य से ये जुड़ी हुई है दंड शास्त्र परंपरा। और इसके साथ साथ ध्यान देंगे कि कौटिल्य या चाणक्य, जिनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक आपको एक चर्चित है आपको, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक जो लिखा था कौटिल्य के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग, अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है कि पडुआ के मार्सिलियस किन दो मुख्य प्रकार के कानूनों की बात करते हैं? दैवीय कानून और प्राकृतिक कानून और दस्तावेजी कानून, बाइबिल कानून और मानव कानून। देखेंगे दो का ऑप्शन नंबर यहाँ से ऑप्शन नंबर ई होने वाला है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मार्सिलियन ऑफ पेडुआ अति महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत पर पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 3 नंबर के, यहाँ चर्चा किए जा रहे व्यक्तित्व को पहचाने। फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक के जिसका प्रमुख कार्य द स्पिरिट ऑफ लॉज राजनीतिक सिद्धांत में एक प्रमुख योगदान था, किसका है ये? ठीक है, मॉन्टेस्क्यू, थॉमस हॉब्स, ड्यूक डी अर्लियंस, एक से अधिक या कोई नहीं? 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आपको मॉन्टेस्क्यू का है। क्या है? यह यहाँ चर्चा की जा रहे व्यक्ति को पहचानना है। मॉन्टेस्क्यू के कि फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक जिसका प्रमुख कार्य द स्पिरिट ऑफ लॉज राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख योगदान था, मॉन्टेस्क्यू का। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे कि उदारवाद के बौद्धिक संस्थापक कौन है? उदारवाद के बौद्धिक संस्थापक कौन है? जॉन लॉक और रूसो, एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स? जॉन लॉक और एडम स्मिथ, एक से अधिक कोई नहीं। 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, जॉन लॉक और एडम स्मिथ। जॉन लॉक और एडम स्मिथ जो है कि उदारवाद के बौद्धिक संस्थापक हैं। इनमें से कौन बहुलतावादी का विचारक नहीं है? बोर्डिन, फिगे, लास्की, एक से अधिक कोई नहीं। 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोर्डिन जो है इनमें से आपको बहुलतावादी विचारक नहीं है। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे कि प्लेटो ने कौन सी किताब लिखी है? प्लेटो का देखिएगा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये तो रूसो का लिखा हुआ है। एनिमल फॉर्म, द रिपब्लिक, देखिएगा प्लेटो आपको द रिपब्लिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 का सी आपको राइट हो जाएगा, यहाँ से द रिपब्लिक प्लेटो का लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। और वहीं पर देखेंगे हम लोग कि द पॉलिटिक्स, अरस्तु का आपको देखिएगा, इसमें से अरस्तु का भी कुछ चर्चित पुस्तक है, द पॉलिटिक्स, निकोमाचियन, नीति शास्त्र, ये सब आपको लिखा हुआ है। रूसो के द्वारा लिखा गया है, देखिएगा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो के द्वारा लिखा हुआ है। द डिस्कस ऑन द साइंसेज एंड आर्ट्स भी। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है 7 नंबर की, राज व्यवस्था पर सभी भारतीय लेखकों में से हॉब्स के सबसे निकट किसे माना जाता है? 7 का देखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौटिल्य को। किसे? कौटिल्य को माना जाता है सबसे निकट हॉब्स के। अगला प्रश्न 8 नंबर के, खालिस्तान ने पवित्र कानून की तुलना में राज्य के कानून पर अधिक जोर दिया। मनुस्मृति, कौटिल्य, नागार्जुन, एक से अधिक को नहीं। 8 का बी हो जाएगा, कौटिल्य ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौटिल्य ने पवित्र
कानून की तुलना में राज्य के कानून पर अधिक जोर दिया। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे कि अरस्तु के गुरु कौन थे। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो, पाइथियास, सुकरात या के? इनमें से देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुकरात। अरस्तु के गुरु कौन थे? सुकरात। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों 10 नंबर के संप्रभु राष्ट्र राज्य व्यवस्था क्या है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे कौन सा राइट हो जाएगा 10 का। देखिएगा पहला वाला सही है, एक राजनीतिक प्रणाली जिसमें राज्य सर्वोच्च प्राधिकरण है और उनका क्षेत्र और लोगों पर विशेष नियंत्रण है, यह आपको संप्रभु राष्ट्र राज्य व्यवस्था है। अगला प्रश्न है 11 नंबर के सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि प्रत्येक राष्ट्र राज्य को बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप के बिना खुद को नियंत्रित करने का अधिकार है। वैश्वीकरण, साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, एक से अधिक कोई नहीं। 11 का ऑप्शन नंबर देखिएगा ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का क्या नाम है। देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का नाम क्या है। 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंटोनियो गुतेरस। ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं, इनका भी नाम याद रखेंगे। देखिएगा बान की मून और कोफी अन्नान, बान की मून दक्षिण कोरिया के थे, कोफी अन्नान घाना के थे। ये सब भी आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रह चुके हैं, लेकिन अभी वर्तमान में एंटोनियो गुतेरस है जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं, इनको ध्यान में रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न 11 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किए गए निर्णय का उदाहरण है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, सख्त आप्रवासी नीतियों को लागू करना। अगला प्रश्न है 14 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हित शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो 14 का हम लोग देखेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि राष्ट्र राज्य के आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्य। राष्ट्र राज्य के आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्य, ये जो है आपको राष्ट्रीय हित शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। 15 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कौन सा सिद्धांत तर्क देता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजकता की स्थिति की विशेषता है, जहां राज्य प्राथमिक अभिनेता हैं और अपनी शक्ति और सुरक्षा को अधिकतम करना चाहते हैं। यथार्थवाद, उदारवाद, रचनावाद, एक से अधिक या कोई नहीं। 15 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यथार्थवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर विदेश नीति के निर्धारक क्या है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, आर्थिक हित, सैन्य क्षमताएं और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 17 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का एक तत्व है जो किसी देश की विदेश नीति के निर्णयों को प्रभावित करता है। जलवायु और भूगोल, धर्म और संस्कृति, अर्थव्यवस्था और व्यापार, एक से अधिक कोई नहीं। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थव्यवस्था और व्यापार। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी साम्राज्यवाद की विशेषता है। 18 का राइट आंसर देखेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, उपनिवेश स्थापित करने और प्रदेशों का विस्तार करने की इच्छा, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलगाववाद क्या है। ध्यान देंगे अलगाववाद क्या है। 19 का राइट आंसर देखेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर बी है कि एक विदेश नीति का दृष्टिकोण जो किसी देश की आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गैर भागीदारी पर जोर देता है, ये आपको अलगाववाद कहलाता है। ध्यान देंगे एक बार और मैं पढ़ूंगा इसे रिपीट करूंगा कि एक विदेश नीति का दृष्टिकोण जो किसी देश की आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में गैर भागीदारी पर जोर देता है, अलगाववाद कहलाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर की राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता क्या है और इसमें पैक्स क्या भूमिका है। पैक्स की क्या भूमिका है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि राष्ट्रवादी सार्वभौमिकता यह विश्वास है कि राष्ट्रों को पारंपरिक लाभ के लिए सहयोग करना चाहिए, जबकि पैक्स का इस सहयोग से उत्पन्न शांति को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन चीन के मध्य साम्राज्य परिसर का सटीक वर्णन करता है। 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह चीनियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द था जो उनके इस विश्वास का वर्णन करने के लिए था कि वे दुनिया के केंद्र थे। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे कि शीत युद्ध के दौरान सोवियत प्रभाव और विस्तारवाद को रोकने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाई गई नीति का क्या नाम था। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रूमैन सिद्धांत था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि बांडुंग सम्मेलन में अपनाया गया और पहले नाम में स्वीकार किया गया सिद्धांत नहीं था, कौन सा नहीं था इनमें से देख लेते हैं। 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व नहीं था। शीत युद्ध शब्द सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था।
तो बर्नार्ड बारूक, हैरी एस ट्रूमैन, वुडरो विल्सन, एक से अधिक या कोई नहीं। 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, बर्नार्ड बारूक के द्वारा। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे कि राष्ट्रों को क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। राष्ट्र क्यों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, इसका एक प्राथमिक कारण क्या है। यह है कि आपको 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि संसाधन सभी व्यापारिक देशों में समान रूप से वितरित नहीं है। ये आपको राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे कि वस्तुओं और सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उपयोग कभी कभी निम्नलिखित किस एक को छोड़कर सभी विकल्प के रूप में किया जाता है। 26 का ऑप्शन नंबर यहाँ से ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। पूंजी के अंतर्राष्ट्रीय संचालन, श्रम के अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन या प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन में से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं। 7 साल, 3 साल, 2 साल। 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 साल के लिए चुने जाते हैं सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे कि किसी विशेष राष्ट्र के नागरिकों द्वारा निर्मित सेवाओं और उत्पादों के संयुक्त मूल्यांकन और उनकी संचयी संपत्ति की कीमतों को दर्शाने के लिए अर्थशास्त्रियों के द्वारा किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमने कुछ ऐसे उदाहरण रखे हैं जिन्हें आमतौर पर ऐसे परिदृश्य के रूप में संदर्भित किया जाता है जो समान आबादी द्वारा किसी समुदाय की आर्थिक वृद्धि और विकास की व्याख्या करते हैं। वह विकल्प चुने जो विशेष रूप से आर्थिक वृद्धि की व्याख्या करता हो। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर की, दक्षिण पूर्व एशिया में किस धर्म का व्यापक रूप से पालन किया जाता है। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म, क्या हो जाएगा। 30 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत आसियान देश आते हैं। इन देशों में व्यापक रूप से इस्लाम धर्म मानने वाले आबादी हैं, यहाँ से ध्यान देंगे। 31 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से देशों में से किस देश ने अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा बी हो जाएगा, भारत ने नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, किसने भविष्यवाणी की थी कि परमाणु प्रौद्योगिकी बहुत आवश्यक होने जा रही है और न केवल बिजली क्षेत्र में बल्कि जीवन की बेहतरी के लिए अन्य सामाजिक उपयोगों के लिए। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 33 नंबर, इष्टतम टैरिफ क्या है। इष्टतम टैरिफ है। 33 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 34 नंबर के, आपसी व्यापार को बढ़ावा देने और बनाए रखने और देशों के बीच आर्थिक सहयोग विकसित करने के लिए निर्देशित एक स्वायत्त वाणिज्यिक नीति उपकरण को क्या कहा जाता है। 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूल प्रमाण पत्र कहा जाता है। मूल का प्रमाण पत्र। पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। ओबनिंस्क रूस, हिरोशिमा जापान, चेरनोबिल सोवियत संघ, एक से अधिक कोई नहीं। 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, ओबनिंस्क रूस में। कि कहाँ, ओबनिंस्क रूस में पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था। 36 नंबर प्रश्न देखेंगे, इनमें से किसने कहा कि प्रत्येक राज्य अपने अधिकारों से जाना जाता है जो वह बनाए रखता है। क्या, लास्की, ग्रीन, इमैनुअल कांट। 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको, लास्की ने कहा। यह किसने कहा, जो कोई भी हिंद महासागर को नियंत्रित करता है वह एशिया पर हावी होता है। 21वीं सदी में दुनिया की नियति का फैसला पानी सागर पर होगा। 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, अल्फ्रेड महान ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य के तहत हिंद महासागर को कौन सा नाम नहीं दिया गया था। ब्रिटिश झील, ग्रेट ब्रिटेन, दुनिया का बादशाह, एक से अधिक कोई नहीं। 38 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्राचीन भारतीय ग्रंथ में इसे रत्नाकर कहा गया है। क्या कहा गया है, रत्नाकर। हिंद महासागर पर भारत की तट रेखा सबसे लंबी है। हिंद महासागर का नाम भारत के नाम से जुड़ा है। हिंद महासागर का आपको आकार क्या है, तो ट्रायंगल आकार का, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर के, संयुक्त राष्ट्र में हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव कब पेश किया गया था। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, 1971 में 26वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा। इनमें से किसने विचारधारा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था।
40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको डेस्टू डी ट्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको संयुक्त राज्य अमेरिका की युद्धोत्तर विदेश नीति का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए। भारत की विदेश नीति मुख्य रूप से किस सिद्धांत के द्वारा निर्देशित है? 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको सामरिक स्वायत्तता पर निर्देशित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की लुक ईस्ट नीति का प्राथमिक उद्देश्य है? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों कि पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करना। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का कौन सा दृष्टिकोण देश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ को समझने के महत्व पर जोर देता है? 44 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 45 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति शासन प्रणाली का उदाहरण है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, मैक्सिको। 45 का देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों मैक्सिको। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? तो पहला हो जाएगा संविधान का परिचय। इसको ध्यान में रखेंगे, अच्छी प्रश्न है। संविधान का परिचय ही जो आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? तो 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 395 अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 48 नंबर की अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीतिक विज्ञान का एकीकरण एक मूल सिद्धांत है, तो किसका है? आपको ये 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यवहारवाद का है। किसका है? व्यवहारवाद। किसने लोकतंत्र को सरकार का एक रूप जिसमें सभी का हिस्सा है के रूप में वर्णित किया है? 49 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। जिन्होंने लोकतंत्र सरकार का एक रूप जिसमें सभी का हिस्सा है के रूप में वर्णित किया है, अब्राहम लिंकन ने कहा कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 50 नंबर के भारत के किस पड़ोसी देश ने मार्च में 35.37% से सबसे अधिक वार्षिक मुद्रास्फीति दर्ज किया? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार। 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान ने। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने अपने विचार विमर्श की शुरुआत की थी? तो संविधान सभा ने अपने विचार विमर्श की शुरुआत कब की थी? 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा था जिसे वस्तुनिष्ठ संकल्प के रूप में जाना जाता है, कब रखा था ये ऑप्शन नंबर देखिएगा 2 दिसंबर 1946, 5 दिसंबर है, फिर 9 दिसंबर। देखिएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा क्योंकि आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर याद रखेंगे 13 दिसंबर 1946 को 1946 13 दिसंबर 1946 को आपको एक प्रस्तुत किया था प्रस्तावना संविधान में, जिसे संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा को अपनाया? 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपको ये, क्योंकि इनमें से कोई भी डेट नहीं है। ये आपको 10 दिसंबर 1948 को 10 दिसंबर 1948 को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर की कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है? कौन सा अनुच्छेद? 14, 15, 16। 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 15 आपको रोकता है। निम्नलिखित में से किस लेख का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधाज्ञा, इंजेक्शन, एक से अधिक कोई नहीं। 55 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से एक से अधिक हो जाएगा आपको, ठीक है, सभी का आपको किया गया है। 56 नंबर प्रश्न देखेंगे कि एक जिला कलेक्टर का कार्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बनाया गया था जिला कलेक्टर का कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर देखेंगे कि राज्य की स्थापना और संचालन स्वयं ईश्वर के द्वारा किया जाता है, यह कथन राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन करता है? तो किस सिद्धांत का? 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत का समर्थन करता है। जो सिद्धांतकार यह मानते हैं कि राज्य संघों का एक संघ है, उनका सबसे अच्छा वर्णन किस रूप में किया गया? समाजवादी, संघवादी या बहुलतावादी? 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों बहुलतावादी में आपको वर्णन किया गया है।
59 नंबर प्रश्न है कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में राजनीतिक चेतना का एक कारक क्या है। 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों कि विकासवादी सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 60 नंबर कि राज्य श्रेष्ठ शारीरिक बल और शक्तिशाली द्वारा कमजोर को वश में करने के का परिणाम है, यह कथन किससे संबंधित है। तो 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह बल सिद्धांत का ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का संबंध सही है। 61 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि राज्य की उत्पत्ति के लिए बल ही एकमात्र जिम्मेदार कारक था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य क्या है, एक आवश्यक बुराई है। यह कथन निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है। 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि राज्य का व्यक्तिवादी सिद्धांत को संदर्भित करता है। निम्नलिखित राजनीतिक विचारकों में से कौन राज्य के उदारवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक था। तो 63 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉन लॉक। अगला प्रश्न है 64 नंबर कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों की सही पहचान करें। 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हॉब्स, लॉक और रूसो। क्या है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादकों के सही समूह की पहचान करें, हॉब्स, लॉक और रूसो। अगला प्रश्न है किसने कहा कि राज्य एक वर्ग पर अत्याचार करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है। मार्क्स, लेनिन, स्टालिन। 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मार्क्स ने कहा था। ये क्या, किसने, कार्ल मार्क्स ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 66 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है, कौन सा। तो 66 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे इनमें से कि अरस्तु राज्य के, देखिएगा, अरस्तु राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का एक मार्च है। हेगेल आधुनिक राज्य वर्ग शोषण का एक साधन है। गांधी राज्य हिंसा को केंद्रित रूप में प्रस्तुत करता है। या कुछ सभी गलत है, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। इनमें से किस चिंतक यानी कि विचारक ने संप्रभुता के जनन विल में निहित होने की वकालत की। 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूसो। 68 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी विशेषता अन्य एजेंटों, घरेलू और विदेशी दोनों के साथ संबंध में स्वतंत्रता है। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संप्रभुता। उस विचारक का नाम बताइए जिनको अक्सर अपनी पुस्तक में क्षेत्रीय संप्रभु सरकार को संदर्भित करने के लिए राज्य की अवधारणा का पहली बार उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है। और पुस्तक का शीर्षक बताइए इसका। 69 का ऑप्शन नंबर देखिएगा, बी हो जाएगा, जीन बोडीन, द सिक्स बुक्स ऑफ द रिपब्लिक। 70 नंबर प्रश्न देखेंगे कि यह कथन किसने दिया। जिस संप्रभु को वकील पहचानता है उसके पीछे एक और संप्रभु होता है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना चाहिए। ऑप्शन नंबर 70 का सी हो जाएगा, डाइसी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दार्शनिक ने संप्रभुता की अवधारणा को खारिज कर दिया। 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेराल्ड जे लास्की। अगला प्रश्न है पूना समझौता निम्नलिखित में से किस नेता से संबंधित है। 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी। पूना समझौता भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 73 नंबर कि भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधि की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 74 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में सांप्रदायिकता के लिए उत्तरदायी है। तो 74 का इनमें से देखेंगे एक से अधिक आंसर हो जाएगा आपको। अंग्रेजों की फुट डालो और राजनीति नीति सही है। विभाजनकारी राजनीति, तुष्टिकरण की राजनीति, एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण करता है। 75 का देखिएगा, डी हो जाएगा आपको, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप। तो को दोनों सही है आपका, एक से अधिक आपको राइट आंसर हो जाएगा। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख से 2 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। इसको ध्यान में रखना है, डेट छोटा डेट भी याद रखना है, 31 अक्टूबर 2019, एक से अधिक हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न देखें कि जाति, समुदाय और राजनीतिक लामबंदी का प्रमुख आधार है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका समर्थन करता है। 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जातिवाद का समर्थन करता है।
भारत सरकार ने किसकी पहचान के मानदंड निर्धारित करने के लिए कालेलकर आयोग की नियुक्ति की? 77 का बी हो जाएगा, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए। अगला प्रश्न है 78 नंबर की, रजनी कोठारी द्वारा अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में दिया गया मुख्य तर्क यह है कि 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जाति संगठनों ने ब्याज एकत्रीकरण के माध्यम से लोकतांत्रिक राजनीति को आगे बढ़ाने में मदद की। 79 नंबर प्रश्न है आपको कि मंडल आयोग को आधिकारिक तौर पर किस नाम से जाना जाता है? 79 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग आयोग को जाना जाता है। राजनीतिक दलों का गठन और चुनाव के दौरान जातीय आधार पर टिकटों का आवंटन क्या दर्शाता है? 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये जातिवाद को दर्शाता है। दोस्तों आई होप कि आपको ये ख़त्म हो गया यहाँ से पॉलिटिकल साइंस भी। दोस्तों आई होप कि ये सेशन भी आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और इसको प्रैक्टिस ज़रूर करें दोस्तों। प्रीवियस ईयर का ये प्रश्न है, इसको ज़रूर एक बार देख करके एग्ज़ाम में ही जाना, ताकि आपको ये हेल्पफुल साबित होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।